एक और धमाका, फिर चली गोलियां, खून से लाल हुआ छत्तीसगढ़, 15 जवानों का कत्लेआम, नक्सलियों ने फिर किया नरसंहार। टूटी खामोशी, बिखरा सन्नाटा, फिजाओं में बारूद की गंध और कत्लेआम की गवाही देती तोंगपाल की मायूस सड़क। 16 जिंदगियां माओवादी कारतूसों का शिकार हो गईं। इन मौतों को सिर्फ जवानों की मौत मत समझिएगा। ये मौत सरकार के दावों की है। ये मौत लोकतंत्र के टूटते भरोसे की है। ये नरसंहार खोखले सिस्टम का है। ये हमला 125 अरब की आबादी के देश की अस्मिता पर है। इस हमले में सिर्फ जवान ही घायल नहीं हुए हैं, घायल हुआ है वो वादा जो हर बार हर सरकार करती है। सरकार घायल है, सिस्टम स्ट्रेचर पर है और लहूलुहान है छत्तीसगढ़ की वादियां। बंदूक की नली के जरिए सत्ता पाने का मंत्र माओ ने चीन में दिया था। छत्तीसगढ़ इस उधार की विचारधारा का दंश झेल रहा है। धमाका तो तोंगपाल की सड़क पर हुआ है, पर खच्चे उड़े हैं जन विश्वास के। धज्जियां उड़ी उन परिवारों के सुकून की जिनके अपने जंगलों में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। फिर बहस होगी, सरकार औपचारिकता निभाएगी, सवाल भी उठेंगे, पर जाहिर जवाब नहीं मिलेंगे। सवाल यही है कि आखिर कब तक क्रांति के नाम पर कत्लेआम होता रहेगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। कुछ वक्त का अंतराल, छत्तीसगढ़ की धरती फिर लहू से लाल। अब छत्तीसगढ़ की वादियां कोयल की चहक से ज्यादा बंदूकों की आवाज से गूंजती है। धान का कटोरा अब नक्सलवाद की फसल काट रहा है। बस्तर के घने जंगलों में माओवाद की बयार चल रही है। सरकार खामोश है, जवान मर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के नाम और जारी है क्रांति के नाम पर नरसंहार। जी हां, उस स्थिति को फिर समझना होगा। तारीख बदल गई, साल बदल गया, लेकिन हाल नहीं बदला छत्तीसगढ़ की धरती का। एक बार फिर नक्सलियों ने वो तांडव दिखाया जिससे छत्तीसगढ़ की धरती लहू से लाल हुई और देश के जवान शहीद हुए। जी हां, वही झीरम घाटी जहां पिछले 25 मई की तारीख भुलाए नहीं भूल सकती, जहां पर नक्सली तांडव की गूंज अब भी उसी तरह गूंजती है जो मौतों के तौर पर सामने आई थी। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के इसी इलाके में कुछ ही दूरी पर तोंगपाल में सर्चिंग पर निकले जवान इस नरसंहार का शिकार बने। 15 जवान और एक ग्रामीण की मौत का यह दुखद हादसा, और इस दुखद हादसे से उठते कई सवाल। नक्सलियों ने एक बार फिर तांडव दिखाया, नरसंहार किया। वही झीरम घाटी जहां की दास्तां भुलाए नहीं भूलती, और 25 मई पिछले साल की वो तारीख, और उसके बाद 10 मार्च का ये वक्त, और इस तारीख में एक बार फिर काल बनकर आया लाल आतंक। जी हां, छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र में मंगलवार को नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 15 जवान शहीद हो गए और एक आम नागरिक की भी दुखद मौत हुई। मंगलवार 11 मार्च 2014, जगदलपुर से करीब 68 किलोमीटर दूर, झीरम घाटी से 5 किलोमीटर पहले, तोंगपाल जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। ये उस इलाके का खाका है जहां एक और नरसंहार की वारदात अंजाम दी गई। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन की टुकड़ी और छत्तीसगढ़ पुलिस दल पर हमला किया। पहले हुआ धमाका, फिर शुरू हुई गोलीबारी। 2 घंटे तक चली मुठभेड़। माओवादियों ने की आगजनी। 15 जवान हुए शहीद।
एक नागरिक की मौत। नक्सलियों ने लूटे हथियार। जिया न्यूज ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से पहले ही ये खुलासा कर दिया था कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी नक्सली अफसर वाले सूबों को भी आगाह किया था। ये याद रखना जरूरी है कि ये हमला झीरम घाटी इलाके में हुआ है। इसी इलाके में कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था। झीरम घाटी की इन दो वारदातों में कुछ बातें समान हैं। मसलन सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया, चारों ओर से ताबड़तोड़ हमला किया गया, सुरक्षा बलों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, और इसके अलावा सर्चिंग के तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया। गृह मंत्रालय की चेतावनी पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। खुफिया एजेंसियां भी सवालों के घेरे में हैं। बहरहाल सवाल कई हैं। रस्मी तौर पर जांच भी होगी, नतीजा भी निकलेगा, लेकिन समस्या का समाधान होगा कहना मुश्किल है। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हां, फिर एक हमला और उसके बाद उठते कई सवाल। मौतें, मौतों के बाद मातम, मातम के बाद फिर वही चिंता और वही चुनौती। लेकिन कब तक, यह बड़ा सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेहमानों के पास जाएं उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ की नब्ज को टटोलेंगे हम। राजकुमार सोनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर समझते हैं, नक्सल समस्या को बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों को। राजकुमार जी, पहला सवाल आपका पहले तो स्वागत है। मैं पहला सवाल यही आपसे करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति को आप समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। वही झीरम घाटी, वही 25 मई पिछले साल की तारीख, उसके बाद कुछ वक्त का अंतराल और ये तांडव, आखिर कब तक, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले क्यों और आखिर किन स्थितियों से गुजरते हुए ये तमाम चीजें कायम है अब तक छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है जी। और मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरी तरह की हैरत भी है जी। कि पिछले 25 मई को 2013 को जिस झीरम घाट में कांग्रेस के 32 नेता मारे गए थे, जी। उससे 3 किलोमीटर आसपास फिर एक बार माओवादियों ने अपनी करतूत की और 15 जवान सहित एक ग्रामीण जो है उनकी मौत की खबर है। आप सब जान रहे हैं उनकी को। सवाल ये है कि झीरम घाट की इतनी बड़ी घटना के घटित हो जाने के बाद भी सरकार अब तक क्यों नहीं चेती? वहाँ ऐसे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या खुफिया विभाग ने वहाँ के संबंधित थानों, संबंधित पुलिस अधीक्षक या संबंधित सुरक्षा बल के 2 कैंप वहाँ पर पड़ते हैं तोंगपाल में, और अभी हाल के कुछ दिनों में झीरम घाट के आसपास भी एक कैंप स्थापित किया गया है, और इस पूरे इलाके में सड़क बनाने का काम बखूबी जारी है। इसके सुरक्षा बल के जो लोग जवान है वो उनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी देखरेख और निगरानी में एक तरीके से सड़कें बन भी रही है। सवाल ये है कि तरह की तमाम चीजों के बावजूद भी सरकार का खुफिया विभाग करता क्या रहा है? क्या उसने संबंधित थानों को सूचना दी, पुलिस अधीक्षकों को सूचना दी, या वहाँ के सुरक्षा बल के प्रमुखों को इस बात से अवगत कराया कि इतनी तारीख को ये घटना घट सकती है, और इसके लिए क्या अलर्टनेस जारी किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। हालांकि शाम को आज खुफिया विभाग के प्रमुख ने यहाँ पर दावा किया है कि उनकी ओर से लगातार सूचना दी गई थी। तो सवाल ये है कि सूचना दी गई थी तो उसे निपटने का कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं बन पाया? जी बिल्कुल। मैं राजकुमार जी बिल्कुल, आप जिस बात को आगे बढ़ा रहे थे, माफी चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। सवाल चिंता का यहीं से उपजता है, और ये चिंता बड़ी इसलिए भी हो जाती है राजकुमार जी कि चलिए सूचना मिली, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति बनी, लेकिन क्या वास्तव में इतने तमाम बड़े हमलों में जो एक कॉमन फैक्टर या जो कहे कि समानता दिखाई देती है, सरप्राइज एलिमेंट जो नक्सली करते हैं, किस तरीके से जवानों को घेरना है, किस तरीके से सुरक्षा वालों को घेरना है और 3 तरफ से घेरने के बाद हमला करना है, उस सरप्राइज एलिमेंट का तोड़ आज तक नहीं निकाला जा सका है तमाम रणनीति के बाद, तमाम सैन्य शक्ति के बाद। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। दरअसल क्या है कि जब भी सुरक्षा बल के जवान निकलते, ये बात कई बार कही जा चुकी है कि उन्हें स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता। स्थानीय पुलिस सुरक्षा बलों को जंग से सहयोग नहीं करती। पहले शुरुआत में जब ग्रीन हंट ऑपरेशन जैसा चलाया गया था तो हुआ यह था कि स्थानीय पुलिस या एसपीओ या जो सलवा जुलूम में भाग लेने वाले कार्यकर्ता वे सामने सामने चला करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वे जंगल से गतिविधियों से, आसपास के वातावरण से, भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो सीआरपीएफ के हैं, ये दूसरी जगहों से आए हुए होते हैं, इन्हें जंगल की उतनी जानकारी नहीं होती। ठीक है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है, लेकिन जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां वो पठारों की है, जंगल की है, बड़े बड़े पेड़ों की है और दूसरी तरह की स्थितियों की है, उसकी उन्हें भौगोलिक स्थितियों का उन्हें पता नहीं होता।
तो और उसी क्योंकि स्थिति का माओवादी पता गुरिल्ला ना होना और कब तक पता नहीं रहेगा और कब तक ऐसी स्थितियां घटित होती रहेंगी, ये बड़ी चिंता का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपका चर्चा में हमारे साथ जुड़े। अब चर्चा को हम उस स्थिति पर ले जाते हैं जहां पर तैयारियां जो हैं वो क्यों विफल होती हैं, और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं रक्षा मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी, मेरे साथ हैं पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौल साहब है मेरे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा गौतम कौल जी के पास जाने से पहले। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों, कब तक होंगी, ये तो एक चिंता है, लेकिन क्या पुरानी घटना के बाद एक टाइम पीरियड का गैप हो जाना, कहते हैं समय अंतराल हो जाना, ये एक बहुत खामोशी हो जाती है, या सैन्य तैयारियां जो हैं उसको शिथिल कर देती है कि नहीं अब जो नक्सली हमले हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे या हमने काबू पा लिया है? ये जो गैप होता है, ये जो अंतराल होता है, ये कहीं बड़ी वजह बनता है, क्योंकि नक्सलियों ने भी उस पूरी घटना के बाद जो पिछले साल 25 मई हुई थी विधानसभा चुनाव में अपनी नापाक इरादों को वो अंजाम नहीं दे पाए, उसकी खींच निकाली, और लेकिन जो तैयारियां हैं उस दौरान कहीं ना कहीं शिथिल होती नजर आई। देखिए, जहाँ तक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, जो कि नक्सलाइट्स या इंसर्जेंट्स हैं और इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन इवेंट के बाद सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। यह ऑपरेशन हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। इनके लिए इंटेलिजेंस की तैयारी होनी चाहिए, इनके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए उन फौजी दस्तों का, उन सुरक्षा कर्मियों का जो कि वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इनमें हर जगह छापे मारे जाने चाहिए, जिसको हम सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कहते हैं, और इनको हर एरिया में करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं पॉकेट्स में नहीं जहाँ पर कि लोकलाइज्ड एक्शन हो। और यह करने के लिए एक पूरे देशव्यापी एक कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि ये नक्सलवादी और माओवादी यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, इनका काठमांडू से लेकर के कन्याकुमारी तक एक लाल कॉरिडोर, एक लाल गलियारा बन गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है वो माओवादियों का है और नक्सलवादियों का है। फिर भी हम तब जगते हैं जबकि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। कुछ दिनों तक हम टीवी पर चर्चा करते हैं, सरकार के कुछ लोग उस पर आंसू बहा देते हैं, कभी केंद्र से स्टेटमेंट उस पर होता है, कभी नहीं होता है। स्टेटमेंट के बाद क्या एक्शन होता है, ये जानना जरूरी है। नहीं, मैं आऊंगा गौतम कौल जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने चूंकि सरकार का यहां पर उल्लेख किया, मैं सरकार की बात करता हूं आपसे। मिश्रा जी, आप ये बताइए कि सरकार, जब झीरम घाटी का पिछले वर्ष इतना बड़ा हमला होता है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पूरे हमले से आहत होते हैं, उनकी मौत होती है, तब सरकार कहती है, केंद्रीय गृह मंत्री CITA की बात करते हैं, जिसको आप बेहतर जानते होंगे, काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिज्म स्कूल। क्या होता है उसका? उस मामले में कुछ नहीं होता। इंडिया रिजर्व बल बनाया जाएगा, क्या वो एक्शन में आ पाया या वो घोषणाएं जो है वो रह गई उसके बाद? देखिए, इसके लिए एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, डिटरमिन्ड और लार्ज स्केल पर ऑपरेशन होना है। जब मई में यह हादसा हुआ था, तब से लेकर के आज तक न्यूज़पेपर में कभी भी पढ़ने को नहीं आया कि नक्सलवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन हुए, इसमें इतने नक्सलवादी कैंप डिस्ट्रॉय किए गए, इतने नक्सलवादी मारे गए, इतने नक्सलवादी अरेस्ट किए गए। ऐसा कोई देखने में नहीं आया। यह रूटीन के तरीके से हो रहा है और मुझे यह लग रहा है कि यह पेरिफेरल हो रहा है, जहां पर आप इसको इस तरीके से देखते हो। गौतम कौल साहब का रुख करेंगे। कौल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मिश्रा जी से भी उसी स्थिति पर बात कर रहा था। चलिए, हमले होते हैं, उसके बाद सवाल होता है और ये कि हमें कैसे निपटना है। एक जो पॉइंट है वो ज्यादातर हमेशा हर हमले के बाद ये चर्चा का विषय बनता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन खराब है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो कोऑर्डिनेशन खराब है वही वजह बनता है। मीटिंग होती है, स्टेट के CM आते हैं, सेंटर मीटिंग होती है, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। नक्सली कुछ वक्त तक खामोश रहते हैं और इस तरह की घटना सामने आ जाती है। ये जो फैक्टर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोऑर्डिनेशन, इससे हटके भी तमाम चीजें हैं। वहां पर जो जवान हैं, जिस तरीके के मूवमेंट हैं, क्या पर्याप्त सुविधाएं उनको दिलाई गई? उस स्थिति में वो लड़ रहे हैं जितना उनके पास सुविधाएं हैं। जहां तक कि प्रांतीय पुलिस का सवाल है, मेरी जानकारी में तो है ये कि
इनके पास लड़ने के साधन जो हैं वो बहुत कम हैं और दखयानुसी हैं, पुराने हैं। और इसके अलावा प्रांतीय पुलिस की जो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी नाम मात्र की है और इसकी वजह से भी जो है ये उसका असर जो है हर जगह दिखने को मिलता है। रहा सीआरपी के साथ भी मुझे लग रहा है कि सीआरपी में जो है जो ग्राउंड लेवल की जो लीडरशिप है उसमें अब बहुत कमी हो गई है, चरमरा सी गई है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हैं जो इस वक्त लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं वो या तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं या उनकी अपनी भी ट्रेनिंग जो है वो कमज़ोर रही है। ये इस तरह से बार बार जो हादसे होते जा रहे हैं ये साफ बता रहा है कि कोई कहना चाहिए पॉलिसी, ऑपरेशनल पॉलिसी जो है वो वहाँ के जो हैं, जो तैनात लोग हैं उनके सामने नहीं रखी गई है और इसलिए ये भटकते रहते हैं जंगलों के अंदर और इनको जो है खास जानकारी नहीं है उस इलाके के लिए। जी जी बिल्कुल, ये एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई। क्या उतनी तैयारी से वहां पर लोग मौजूद हैं या जो लीड कर रहे हैं, जो वहां पर पूरा नेतृत्व कर रहे हैं इस कमान का, अभियान का, वो कितने सक्षम नजर आते हैं? चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आखिर कब तक और क्यों इस स्थिति में हम खड़े होंगे जहां हमें शहादत पर आंसू भी आएंगे और उसके बाद यह सोचना पड़ेगा ये हमले कब तक? जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। तो सवाल यही, जिस तरीके की घटना मंगलवार को होती है और जवान शहीद होते हैं, नक्सली अपना तांडव दिखाते हैं, आखिर ये स्थितियां लगातार बढ़ती हुई क्यों नजर आती हैं, घटती हुई नजर नहीं आती? और सवाल यह भी कि क्या रणनीतिक स्तर पर भी लगातार नाकामियां ही झेलनी पड़ेगी? नक्सली तांडव के बाद एक बार फिर से नक्सलवाद पर बहस छिड़ गई है। सभी दलों ने इस घटना की निंदा की है, नक्सलों की हरकतों को कायराना बताया है, लेकिन नक्सलवाद के समाधान पर चुप्पी क्यों है, यह बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, लड़ते रहेंगे, हम कोई डरने वाले नहीं है। मगर इस प्रकार की कायरतापूर्ण हमला जब होता है तो निश्चित रूप से हमें भी दुख होता है। हमारे लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना होती है। डॉक्टर रमन सिंह दुखी हैं, बेहद दुखी। इस बयान को फाइल फुटेज मत समझिएगा, ये ताजा बयान है। आपको याद होगा रमन सिंह ने बीते 25 मई को भी यही बयान दिया था। सीएम साहब नक्सली हिंसा को कायरता का नमूना बता रहे हैं और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का वादा कर रहे हैं, पर ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, कब लड़ी जाएगी, इस मसले पर सीएम साहब खामोश हैं। विपक्ष के पास मौका है सूबे की सरकार को घेरने का। जोगी इसे राज्य सरकार की लापरवाही मानते हैं। जिस तरह से राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं, उसको देखकर और भी दुख होता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस हमले ने पुरानी बहस को हवा दे दी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच झूलता नक्सलवाद का मुद्दा दिनों दिन और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। केंद्र सरकार भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, ऐसा गृह मंत्री का दावा है। अभी डीजी सीआरपीएफ वाज ऑन टूर और उनको हमने बोला है कि उधर तुरंत जाने के लिए बोला है। ये अभी तुरंत इसमें बात नहीं कर सकते हैं कि किसका फेल्यूर है। वहीं जानकार इस मसले पर अलग राय रखते हैं। उनकी माने तो सरकारें नक्सलवाद की मूल वजह को ही नहीं समझती। आदमी क्यों बंदूक उठाते हैं, उसका कुछ कारण है। उसको इतना दबा जाता है कि उपाय नहीं है तो बंदूक उठा के वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ता है। तो ये कारण जो ये है जिसलिए वो बंदूक उठाया, ये तो पता करना पड़ेगा। अच्छा, नक्सल का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब असेंबली किया, इनको जो मेंबर्स था कॉन्स्टिट्यूंट, उनको पता था कि जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं उसका कोई अधिकार नहीं है, तो इनके लिए कुछ अधिकार बना के देना है। 5th शेड्यूल इसलिए बनाया। 5th शेड्यूल बोलता है कि फॉरेस्ट एरिया जो है, शेड्यूल्ड एरिया जो है, वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं। अब कोई भी गवर्नर उसको छूता नहीं है।
आप सुन चुके हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर इस लड़ाई का कोई नतीजा निकलेगा तो कब? इंडिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, यही चिंता के साथ उपस्थित हुआ बड़ा सवाल है कि हल कैसे निकलेगा, क्योंकि वर्ष बीतते गए, तमाम चीजें बदलती गई, लेकिन नक्सलियों के तांडव रुकता हुआ नजर नहीं आया। जाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, बीडी मिश्रा जी का रुख करूंगा, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। मिश्रा जी, मेरा सवाल यही इस स्थिति में है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि जो बात शुरुआती तौर पर आप कह रहे थे कि तैयारी ही पुख्ता नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय पर हो। छोटी सी बात मैं आपको उदाहरण के तौर पर पूछना चाहूंगा समाधान से पहले कि आज भी नक्सली अपने उसी तरीके को अपना रहे हैं लगातार। उसमें प्रमुख हथियार होता है लैंड माइंस के जरिए विस्फोट करना, घेराबंदी करना, लेकिन हमारे पास आज तक तोड़ नहीं है। आखिर समाधान कैसे? देखिए, रिएक्शन कोई फोर्स अगर करती है तो वह समाधान नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो एम्बुश लगाते हैं, लैंड माइन इस्तेमाल करते हैं और सराउंड कर लेते हैं और फिर फायर करते हैं, तो उसके बाद समाधान खोजना यह तो मुश्किल सी बात है और उससे वो कामयाबी नहीं हासिल होगी जो कि होनी चाहिए, जो नक्सलवाद को डिस्ट्रॉय करेगी। ये तो प्रोएक्टिव एक्शन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उनको खोजना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस वक्त जबकि वो अटैक में नहीं है, और उनको डिफेंसिव पर जाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। नागालैंड में, मिजोरम में तमाम इंसर्जेंसी थी और उसके लिए भारत सरकार ने वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया था। वहाँ पर कॉर्डन सर्चेज होते थे, सैनिटाइजेशन ऑफ एरिया होता था, उसी के साथ साथ सिविल प्रोग्राम्स थे जिससे कि वहाँ की जनता को प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो और उसका फ़ायदा जो इंसर्जेंट्स हैं वो न उठाएं। इस स्तर पर अगर कोई काम होगा तभी ये सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कौल साहब का रुख करना चाहूंगा। कौल साहब, आपसे जरूर समझना चाहूंगा इस स्थिति को, जैसा मिश्रा जी कह रहे थे कि इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। क्या आप सोचते हैं कि अब वही आक्रामक नीति ही एकमात्र रास्ता है जिससे सफाया हो जड़ से? मेरे ख्याल से मिश्रा जी ने जो उदाहरण दिए हैं नागालैंड के और मिजोरम के, वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। वहाँ जो था आर्मी का इस्तेमाल हुआ और बाद में फिर वहाँ जो रिबेल ग्रुप थे उन्हीं को जो है सत्ता संभाल दी गई। बाद में जो है वहाँ जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे, जो पहले अंडरग्राउंड थे, वो बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए। इसी तरह से नागालैंड में भी यही हाल हुआ। ये यहाँ पे इधर जो है छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला जो है नहीं लागू होगा। छत्तीसगढ़ में असल में जो है ये ट्राइबल्स की लड़ाई जो है अपने हक की है और ये हक जो है हम उनको देने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा अब ट्राइबल्स जो हैं वो जो अब लड़ रहे हैं उसमें वहाँ के लोकल नेता जो हैं वो उनके साथ हैं, क्योंकि जहाँ पे जंगल है उस जंगल के जड़ों के नीचे जो है वहाँ पे लोहे की बहुत बड़ी तादाद में आयरन ओर है और जो है जो इंडस्ट्रीज हैं भारत में वो चाह रही हैं कि उस इलाके में वो अंदर घुसे। अब वो वक्त माफी चाहूंगा मिश्रा जी, समय हो रहा है, लेकिन आपको वक्त जब अब उस रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा जहां पर समाधान की तरफ पहुंचा जाए, मंजिल तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है चिंता के साथ और सोचने वाली बात है कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी, क्योंकि अब हम इस स्थिति में खड़े हैं जहां पर यह सवाल लाजमी हो जाता है कि कब तक नक्सली तांडव हम सहेंगे, कब तक शहादत होगी और आंसू बहेंगे। खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।